चलिए, कैसे सभी छात्र और छात्राएं, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक लेकर आया हूं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में भी हमें जो पढ़ना है टॉपिक, वो है आपका सातवाहन वंश या ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। ये आपका दक्षिण भारत का इतिहास में चला जाता है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, उसका एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने एक इसका संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना छूटे। नहीं तो ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, आप देखना प्राचीन भारतीय इतिहास केसी श्रीवास्तव की बुक उठा के या कोई भी बुक उठा के, इसके अलावा कि आप अगर 5-6 घंटे पढ़ेंगे ना बैठ के, जब जाके कंप्लीट होगा ये टॉपिक आपका। और सब चीजें देखिए पढ़ने में इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं। क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ये जानना कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहली शर्त होती है। ठीक है, तो हमें क्या छोड़ देना है वो हमने छोड़ दिया, और क्या हमें जानना है वो हमने आपको बतलाने जा रहे हैं, और वो हम आपको आपके सामने देखिए। आइए देखते हैं क्या है विषय। मैंने आपको फिर बतला दिया, प्राचीन भारतीय इतिहास, और टॉपिक है सातवाहन वंश या ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोट्स उसका एनालिसिस करा देता हूं थोड़ा सा। ये जो आपका सातवाहन जो वंश था ना दक्षिण भारत में, ये देखो ये कर्क रेखा गुजरती है, इससे ऊपर उत्तर भारत है पूरा यहां तक, और इसके नीचे दक्षिण भारत है। तो ये जो सातवाहन वंश था ना, ये गोदावरी नदी के तट पर था, और वर्तमान में ये आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद जिला है ना महाराष्ट्र में, तो ये यहां पर पड़ता है आपका। ये रही गोदावरी नदी, ये, और ये है औरंगाबाद, ये यहां दिख रहा है। ये आपका औरंगाबाद है, ये आपकी गोदावरी नदी है, ये पूरा यहां से यहां तक के ग्रीन ये महाराष्ट्र राज्य है। तो ये यहां पर था ये वंश, औरंगाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं इसकी और क्या विशेषता है। देखो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे सिमुक या सिंधुक। सिमुक का ही दूसरा नाम सिंधुक था। तो कभी कभी एग्जाम में सिमुक आता है लिखा हुआ, और कभी कभी सिंधुक आता है लिखा हुआ। तो आप सिमुक या सिंधुक सातवाहन वंश के संस्थापक आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद है सातवाहन वंश की स्थापना कितने मतलब 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश की जो स्थापना हुई थी, अगर पूछ ले कितने ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 60 ईसा पूर्व में। आप इसे याद रखना। इसकी राजधानी क्या थी सातवाहन वंश की? वो थी प्रतिष्ठान या पैठन। प्रतिष्ठान को ही पैठन के नाम से भी जाना जाता है, और पैठन को ही प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों याद रखना। और अगर क्वेश्चन आपसे ये आ जाए एग्जाम में कि जो प्रतिष्ठान राजधानी थी सातवाहन वंश की, वो किस नदी के तट पर थी, तो मैंने भी आपको दिखाया हूं महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। तो वो थी प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर थी? तो ये थी आपकी गोदावरी नदी के तट पर। क्लियर है? दूसरा है प्रतिष्ठान वर्तमान में कहां पर स्थित है। अगर क्वेश्चन हो जाए आपसे कि प्रतिष्ठान वर्तमान में, प्राचीन काल में जो प्रतिष्ठान या पैठन था वो वर्तमान में किस राज्य में या कहां पर पड़ता है, तो ये आपको बतला दिया मैंने, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में पड़ता है। क्लियर है? कहां पर पड़ता है प्रतिष्ठान या पैठन? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, इस वंश के प्रमुख जो शासक थे, इस वंश के मतलब सातवाहन वंश के काफी शासक हुए इसमें, लेकिन जो इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बतला रहा हूं। सिमुक
सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये इंपोर्टेंट थे, बाकी और भी थे लेकिन आप इन्हें थोड़ा याद रखना। इस वंश का 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा 1 राजसू यज्ञ करने वाला शासक कौन था? अश्वमेध यज्ञ पता है नहीं? चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ऐसा है कि राजा, कोई अगर राजा होता था और वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, अपनी शक्ति को देखना चाहता था कि मेरी पावर कितनी है और कोई ऐसा तो नहीं है मेरी पावर को ललकारता हो। तो इसमें घोड़ा छोड़ा गया था अश्वमेध यज्ञ में। वो घोड़ा जहां तक भी बिना कंडीशन के जाता था, जहां तक भी मतलब वो किसी ने नहीं पकड़ा था, तो ये माना जाता था कि यहां तक इस राजा की बात मानी जाती है, इस राजा का राज्य है, इस राजा के अंडर में वो सब काम होते हैं। और जहां भी उस घोड़े को पकड़ लिया जाता था तो ये माना जाता था कि ये राज्य क्षेत्र या स्थान इस राजा के अंडर से बाहर है। क्लियर है यहां तक के? तो उसे कहते थे राजसूय, अश्वमेध। दूसरा था राजसूय। राजसूय में भी राजा की शक्ति का ही प्रदर्शन होता था। तो ये था इस वंश का ऐसा शासक सातकर्णी। सातकर्णी याद रखना। सातवाहन वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था? वो था आपका सातकर्णी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार। किस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार? सातवाहन वंश के प्रसिद्ध साहित्यकार एक तो था हाल और एक थे गुनाढे। क्वेश्चन ये भी आता था कि हाल और गुनाढे जो साहित्यकार थे वो किस वंश के थे? तो ये थे आपके गुप्त वंश। क्लियर? सॉरी, सातवाहन वंश। एक क्वेश्चन आता है हाल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हाल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है गाथा सप्तशती। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गाथा सप्तशती। और गुनाढे की प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है बृहत कथा। क्लियर है? गुनाढे की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बृहत कथा। और हाल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गाथा सप्तशती। और किस वंश के कवि थे या किस वंश के साहित्यकार थे? ये थे आपके सातवाहन वंश के साहित्यकार। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने अनेक प्रकार की मुद्राएं या सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, शीशे का सिक्का था, कांसा और पोटीन। देखिए मुद्राएं तो ये बाकी तो और लोगों ने भी चलाई है, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है सातवाहन वंश की वो ये है मुद्रा के मामले में कि इन्होंने भारत में पहली बार शीशे के सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार किन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे या चलाए थे? तो वो किए थे आपके सातवाहन शासकों ने। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में घुमा फिरा के कि कौन सी मुद्रा या कौन से सिक्के सातवाहन शासकों ने नहीं चलाए थे? तो याद रखना, चांदी का भी चलाया था इन्होंने, तांबा भी चलाया था, शीशा भी चलाया था, कांसा, पोटीन, जबकि सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। क्लियर? नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने ही भारत में पहली बार शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये नोट में डलवा दिया मैंने ताकि आप हैंड नोट्स बना सके, आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप इसे लिख ले। तो याद रखना, सातवाहनों ने ही भारत में या सातवाहन शासकों ने ही भारत में पहली बार सोने शीशे के सिक्के चलाए थे या शीशे के सिक्के जारी किए थे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट नोट है, भारत में पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा। अब से पहले क्या था प्राचीन काल में कि कोई भी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनके नाम कोई भी भूमि नहीं की जाती थी, अनुदान नहीं दिया जाता था। लेकिन सातवाहन शासक एकमात्र प्राचीन काल में ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि
अनुदान देने की, उनकी जीविका उन्हें, ताकि उनकी जीविका चल सके, उनका जीविका पार्जन हो सके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। मैंने आपको बताया ना कि ब्राह्मण साम्राज्य, तो इससे पता लगता है कि इन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हो। तो ब्राह्मणों को भारत में पहली बार भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी। क्लियर है यहां तक के? कोई डाउट? इसके बाद नोट है, भूमि दान में देने का प्रमाण सबसे प्राचीन अभिलेख नानाघाट में मिलता है। मतलब ये भारत में प्राचीन काल में पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा शुरू की थी सातवाहन शासकों ने, इसका जो एविडेंस मिलता है, इसका जो साक्ष्य मिलता है, इसका जो प्रमाण मिलता है, इसका जो प्रूफ मिलता है, वो मिलता है आपका नानाघाट अभिलेख से, कि इस तरह उन्होंने भूमि अनुदान दी थी ब्राह्मणों को। क्लियर है? नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। याद रखना, लिपि थी इनकी ब्राह्मी और राजकीय भाषा थी इनकी प्राकृत। क्लियर? कोई डाउट? जो बच्चे क्लास में है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है, सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये होता है माता के हाथ में अधिकार, माता के नाम से वहां पर सब कार्य होते थे। लेकिन आज जो हमारा समाज है वो आपका पुरुष प्रधान समाज है, ना कि मातृ प्रधान समाज। ठीक है, वो बात अलग है कि महिलाओं के नाम पर आज की डेट में बहुत ही कार्य किया जा रहा है हमारी सरकारों द्वारा, हमारी चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो किसी भी विभाग में महिलाओं को मुखिया, देखिए आप राशन कार्ड है, महिलाओं को मुखिया बना दिया गया घर का, उसमें राशन कार्ड में आरक्षण की पद्धति शुरू कर दी गई। चाहे सरकारी सेवाएं है उनमें आरक्षण दिया जा रहा है, ग्राम पंचायतों में, ग्राम आपका जिला पंचायत में, आपका एमएलए में, एमपी में, सब चीजों पे, सब पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें ऐसा पता लगता है कि जो सातवाहन जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि राजाओं के नाम माता, मतलब अगर कोई जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये भी मैंने आपको बताया था, गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसका मतलब यह है कि गौतमी माता थी, पुत्र शातकर्णी था। ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी, माता का नाम था गौतमी, तो शातकर्णी, तो इसका मतलब यह है कि जो राजा होते थे, जो आगे वंश चलाते थे, उनका नाम माताओं के नाम पर ही रखा जाता था या माता का नाम आगे जोड़ा जाता था। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना यहां कि जो वंश परंपरा थी, जो उत्तराधिकारी होता था वो बेटा ही होता था। ठीक, ये सबसे अच्छी बात देखने को मिलती है। देखिए, सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था, राजाओं के नाम माता के नाम पर रखने की परंपरा थी। जैसे मैंने भी बताया, गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र बलश्री, इस तरह के जो नाम मिलते हैं, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक ही था, उत्तराधिकार पुत्र होता था। मतलब जो उत्तराधिकारी होता था बाप के बाद गद्दी पे या किसी भी चीज का, वो बेटा ही होता था, ना कि माता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? चलिए देखिए नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलिक अधिकारी, मतलब जो सातवाहन समाज था, सातवाहनों शासकों ने ग्रामीण प्रशासन का जो कार्य सौंपा था, वो सौंपा था आपको गौलिक, जो नामक अधिकारी होता था उसे सौंपा था कि आप इसकी देखरेख करेंगे, गांव के शासन प्रशासन की। ये एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। क्लियर है? अगर पूछ ले आपका एग्जाम में गौलिक क्या था, सातवाहन शासकों ने गौलिक जो अधिकारी की नियुक्ति करी थी वो ग्रामीण शासन प्रशासन देखने के लिए करी थी, और गौलिक जो होता था वो एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया होता था या प्रधान होता था। क्लियर है? नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की स्थापत्य कला
देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कार्ले का चैत्य का निर्माण इन्होंने कराया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण भी कराया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी, अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये राज्य जो पनपा था, इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ था इस राज्य का। आपने देखा गोदावरी नदी के तट पर। तो इसीलिए अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो सातवाहन शासकों ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट है अमरावती जो कला का विकास हुआ था, अमरावती कला का जो विकास हुआ था, जब जो प्रोग्रेस हुआ था, जो फली थी, फूली थी, बढ़ी थी, वो आपका सातवाहन शासकों ने ही इसे संरक्षण दिया था और सातवाहन शासकों ने ही इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नेक्स्ट है सातवाहन राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण के मध्य सेतु मतलब पुल का काम किया था। मतलब ये कहा जाता है कि जो सातवाहन समाज वंश था या सातवाहन राज्य था, इसने उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ने का काम किया था। क्योंकि क्या होता था, एक्सपोर्ट व्यापार होता था, एक दूसरे के बीच आना जाना होता था, शासक एक दूसरे से वार्ता करते थे। तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो सेतु या पुल का काम किया था वो प्राचीन काल में सातवाहन वंश या सातवाहन राजाओं के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, सातवाहन वंश या ब्राह्मण साम्राज्य। क्लियर है? आप एक शॉर्ट समरी बतला रहा हूं। एक तो इसके वंश के संस्थापक कौन थे, याद रख लीजिएगा। प्रतिष्ठान पैठण राजधानी किस नदी, गोदावरी। कहां पर है, औरंगाबाद। और किसने दोषमेध और एक राष्ट्रीय किया था। और एक हाल और गुनाडे किस कहां पर रहते थे, सातवाहन काल में कवि थे, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और एक इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था, ये याद रखने की जरूरत है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की पहली बार शुरुआत इन्होंने ही करी थी, ये इंपोर्टेंट हो। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन जो उत्तराधिकारी होता था वो बेटा ही होता था। ठीक है। और गौलिक क्या था, गौलिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, ग्रामीण प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी। कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो इन्होंने ही निर्मित की थी। और अमरावती कला का विकास भी इसी काल में हुआ था। और सातवाहन शासकों ने या सातवाहन समाज ने या सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु, एक पुल और एक बांध का काम किया था। और क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ये एक अति महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हुआ था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से आप इसे तैयार करिए। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें और बताएं कोई आपकी समस्या है तो। और अगर भाई YouTube चैनल पर आप हमारे नए हैं तो 3 क्लास प्रतिदिन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर पूछिए थोड़ा।